नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, इसका आधुनिक भारत में हम आज चैप्टर नंबर 6 ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग YouTube के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि मेरी वॉइस जो आप लोगों को धीरे आ रही है वो आपके अनुसार मिल सके। ओके दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके। और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज का आधुनिक भारत में चैप्टर नंबर 6 ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास प्रारंभ करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। ठीक है, आगे ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना, जिससे छोटे प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जा सके। 1778 ईस्वी में हॉलैंड ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी। ठीक है, इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा था। आगे विल्किंस ने बनारस में पंडित कालीनाथ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे है चार्ल्स विल्किंस संस्कृत का ज्ञान प्राप्त प्रथम अंग्रेज था, जिसने 1787 ईस्वी में हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल देखते हैं दोस्तों। जनवरी 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर विलियम जोन्स ने भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति की खोज तथा अध्ययन का कार्य किया। आगे इसे बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, जो एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित यूरोपीय भाषा में प्रथम ग्रंथ थी। विलियम जोन्स ने 1792 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद प्रकाशित किया था। नोट में है दोस्तों, मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है जेंटू लॉज नाम से नैथेनियल ब्रेसी हेलहेड ने 1776 ईस्वी में किया। ये लंदन में 1776 ईस्वी में गेंटो लॉज या अ कोड ऑफ गेंटो लॉज ऑर्डिनेशंस ऑफ द पंडित्स नाम से प्रकाशित हुआ है। विलियम जोन्स ने 1792 ईस्वी में गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया है। 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं देख लेते हैं। चलिए, 1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। वह अरबी, फारसी व बांग्ला भाषाओं का जानकार था। कलकत्ता मदरसा के प्रथम प्रमुख जो है नाजिम, जिन्हें कहा जाता था प्रमुख को, मुल्ला
मुजदुद्दीन थे। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस यानी वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। आगे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत स्कूल कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति के लिए बनाए गए थे। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। इसके प्रिंसिपल्स हेनरी टी कोलब्रुक बने। इसके जो प्रिंसिपल थे दोस्तों, प्रिंसिपल जो थे वो कौन बने थे? हेनरी टी कोलब्रुक, ठीक है, यही बने थे। लेकिन 1802 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे डेविड हेयर ने 1820 ईस्वी में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ आदि ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में दोस्तों प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ठीक है, आगे है हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने वाला भारत का प्रथम उच्च शिक्षण संस्था था, जिसे डलहौजी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दिया था। विलियम केरे ने सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की। 1824 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड एमहर्ट्स ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाली। 1847 ईस्वी में टॉमसन ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। 1847 ईस्वी में टॉमसन ने रुड़की में क्या किया था दोस्तों? इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, आगे गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य जे.ई.डी. बेथून ने 1849 ईस्वी में भारतीय बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला। बेथून की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इसे बेथून महाविद्यालय बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सेरामपुर मिशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म प्रचार के लिए सेरामपुर यानी श्री रामपुर कलकत्ता को केंद्र बनाया। आगे है दोस्तों, बंगाल के डॉक्टर के रे मार्समैन और वार्ड सेरामपुर की डच बस्ती में रहने लग गए। ये तीनों मिलकर सेरामपुर त्रयी कहलाए। इन तीनों के प्रयास के कारण 1799 ईस्वी में सेरामपुर मिशनरी का निर्माण हुआ। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, आगे 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का वास्तविक कार्य जो है वह 1813 ईस्वी के बाद किया गया। ठीक है, आगे है 1833 ईस्वी के एक्ट में शिक्षा प्रसार हेतु इस रकम को 1 लाख से बढ़ाकर सालाना 10 लाख रुपए कर दिया गया। आगे है दोस्तों हमारा प्राच्य आंग्ल विवाद। आइए देख लेते हैं ये क्या था।
शिक्षा के माध्यम को लेकर 1823 ईस्वी में गठित लोक शिक्षा यानी जन शिक्षा की सामान्य समिति जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के सदस्यों में विवाद था। एक दल प्राच्य शिक्षा यानी ओरिएंटल एजुकेशन का समर्थक था, दूसरा दल आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। नोट है दोस्तों, 1841 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति को समाप्त कर काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता प्रिंसेप और एच विल्सन थे। ये भारत में संस्कृत व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे तथा भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं से करना चाहते थे। H.T. कोलब्रुक, एडविन अनोल्ड एवं विलियम कैरी भी प्राच्यवादी थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है H.T. प्रिंसेप बंगाल की लोक शिक्षा समिति के सचिव थे और विल्सन इसी समिति के मंत्री थे। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो और बम्बई के गवर्नर एल्फिंस्टन के नेतृत्व में एक अन्य गुट आंग्लवादी गुट पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने की वकालत कर रहा था। यह गुट जो है बम्बई में सक्रिय था। आंग्ल शिक्षा समर्थक चार्ल्स ग्रांट, विल्बर फोर्स ट्रेवलियन थे। आगे दोस्तों, आंग्लवादी गुट अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहता था। आंग्ल प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति, जिसमें 10 सदस्य थे, का अध्यक्ष 1833 ईस्वी में नियुक्त किया तथा भाषा के विवाद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मैकाले से चार्टर 1813 ईस्वी के चार्टर की धारा 43 के तहत सलाह मांगी गई। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपना समरण पत्र यानी मैकियावेली मिनट प्रस्तुत की। ठीक है, आगे मैकियावेली मिनट्स प्रस्तुत की। आगे दोस्तों, मैकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। ठीक है, मैकाले का कथन था दोस्तों कि मैकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। ठीक है, उसके पूर्वी ज्ञान को यूरोपीय ज्ञान से घटिया बताया गया है। आगे, मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग तथा रक्त से भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से कुटिल अंग्रेज हो। दोस्तों थोड़ा सा शब्द हमने भी जोड़ दिया। आगे है दोस्तों, बेंटिक ने मैकाले मिनट को 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार माना गया। 1835 ईस्वी से राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। मैकाले ने कहा कि बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी। ये शब्द कलकत्ता में बेंटिक की प्रतिमा पर भी खुदे हैं। आगे है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो है इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया है।
इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है दोस्तों वो लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक सेकंड क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा साउंड आ रहा है, वीडियो को पॉज कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों हम कहते हैं यहाँ, इस सिद्धांत के अनुसार अगर उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचेगा। आगे है दोस्तों, ऑकलैंड से पहले मैकाले ने भी इन्फिल्ट्रेशन सिद्धांत पर कार्य किया। उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन 1853 ईस्वी ने देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई। इसके अंतर्गत छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक सीमित कर दी गई तथा गांवों में गणित और कृषि विज्ञान जैसे विषय स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया। आगे है दोस्तों, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम बनाया कि सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित कराई गई, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरी जाए तथा अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाए। इस प्रकार नागरिक सेवा के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, वीडियो ब्लर हो गया दोस्तों, क्षमा करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा खोल दिए गए। आगे है 1854 ईस्वी का शिक्षा का चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ठीक है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। आगे 1854 का देख लेते हैं। वुड डिस्पैच 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार गठित हुआ था। इसमें 100 अनुच्छेद थे। कितने दोस्तों? 100 अनुच्छेद थे। आगे देखते हैं, सर चार्ल्स वुड जो उस समय अर्ल ऑफ एबरडीन की मिलीजुली सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत की भावी शिक्षा की एक व्यापक योजना बनाई गई, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। आगे है, वो डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थीं: पहला, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रसार करे। नंबर 2, उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो किंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 3 दोस्तों, गांवों में देसी भाषा में प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए तथा उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाए। नंबर 4, शिक्षा में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाए। नंबर 5 है दोस्तों, कंपनी के 5 प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। 1855 ईस्वी में इन 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित हुआ था। आगे है दोस्तों 6वां नंबर, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। 1857 ईस्वी में ये विश्वविद्यालय खोले गए, जिनमें पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। 24 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित हुआ। 18 जुलाई 1857, क्षमा करिएगा दोस्तों, 1700 मुझसे निकल गया।
18 जुलाई 1857 ईस्वी को बम्बई तथा 5 सितंबर 1857 ईस्वी को मद्रास विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित हुआ। नंबर 7वां पॉइंट दोस्तों, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 8 है अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। ये सब वुड डिस्पैच के अंतर्गत है दोस्तों। नंबर 9 है महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और आगे है स्टैनली आज्ञा पत्र 1859 ईस्वी क्या है, इसमें शिक्षा संबंधित घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी। ठीक है, आगे हंटर शिक्षा आयोग प्रथम शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग था, इंडियन एजुकेशन कमीशन था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 20 सदस्य थे, जिनमें से 8 भारतीय थे। इसका कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक, ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। ठीक है, भारतीयों का काम क्या था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना। आगे इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और 200 प्रस्ताव पारित किए। इसके प्रमुख सुझाव थे दोस्तों, पहला था प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान तथा यह शिक्षा स्थानीय भाषा व उपयोगी विषयों में हो। प्राथमिक स्कूलों का नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को दिया जाए। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो। एक में साहित्यिक शिक्षा हो, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे। दूसरी में व्यावसायिक व व्यापारिक जीवन की शिक्षा दी जाए। तीसरा पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा तथा सरकार को माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए। नंबर 4, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंधन न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। इस आयोग के सुझावों पर प्रांतीय सरकारों ने कार्य किया और अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हंटर आयोग के सुझाव पर 1882 ईस्वी में पंजाब और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। आगे दोस्तों, रैले कमीशन 1902 ईस्वी विश्वविद्यालय आयोग। सितंबर 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में समाप्त भारत के विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड कर्जन ने मैकाले की शिक्षा की नीति का आलोचना की, क्योंकि मैकाले की नीति देसी भाषाओं के विरुद्ध थी। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। रैले कमीशन के 2 अन्य भारतीय सदस्य थे। पहला है सैयद हुसैन बिलग्रामी, जो कि हैदराबाद के निजाम का लोक शिक्षा विभाग का निदेशक था। दूसरा गुरुदास बनर्जी, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, गुरुदास बनर्जी। नोट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यानी जाति या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में सर गुरुदास बनर्जी ने की थी। सतीश चंद्र मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि इसकी स्थापना से जुड़े थे। इस समिति में 92 सदस्य थे।
इसको केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देना ही था। आगे है, रेले कमीशन के सुझावों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान हैं: पहला, विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। नंबर 2, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपसदस्यों का कार्यकाल आजीवन ना होकर 6 वर्ष होना चाहिए। उपसदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। चुने हुए उपसदस्यों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों से अधिक 20 और अन्य विश्वविद्यालयों से अधिक 15 सदस्य चुने जा सकते थे। आगे है नंबर 3, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। नंबर 4, अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। नंबर 5 है, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। आगे है, कर्जन द्वारा शिक्षा में परिवर्तन का उद्देश्य राजनैतिक अधिक तथा शैक्षणिक कम था। सेडलर आयोग 1917 ईस्वी के अनुसार 1904 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। ठीक है, पूरी तरीके से सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। आगे, भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय ही की गई। इसको ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी एच.डब्ल्यू. ऑरेंज था। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1910 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की। आगे है दोस्तों, शिक्षा विभाग का एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था। सर हारकोर्ट बटलर परिषद में वह पहला सदस्य था। ठीक है, वह पहला सदस्य था। आगे 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा के बारे में अपना प्रस्ताव रखते हुए 6 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मांग की। ठीक है, आगे है, शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 ईस्वी। 21 फरवरी 1913 ईस्वी को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इसमें अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि निरक्षरता को समाप्त करने पर जोर दिया गया, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ाने पर बल दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। सैडलर आयोग 1917 ईस्वी। सरकार ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। सैडलर आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। ठीक है, आगे है दोस्तों, जियाउद्दीन अहमद भी थे। आगे है, इस आयोग का विचार था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। सैडलर आयोग ने 1904 ईस्वी के अधिनियम की कड़ी आलोचना की तथा निम्न सिफारिशें की।
पहला 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश। आगे दूसरा पॉइंट है, विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज हो तथा इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। इस सुझाव के तहत उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। नंबर 3, स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। नंबर 4, एक सेकंड दोस्तों, अजान का टाइम हो गया लगता है, क्षमा करिएगा, थोड़ा साउंड हो रहा है, थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अजान ख़त्म, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, कहाँ थे? स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। नंबर 4, महिला शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर। नंबर 5, अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा पर भी जोर दिया गया। आगे है दोस्तों, सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए कुलपति नियुक्त करने का भी सुझाव दिया। 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी के बीच मैसूर 1916 में, बनारस 1916 में, पटना 1917 में, ढाका अलीगढ़ 1920 में, लखनऊ 1921 में और उस्मानिया हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, आगे है 1922 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे है रियासतों में मैसूर और हैदराबाद रियासतों में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए। आगे 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया तथा शिक्षा को निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में कर दिया गया। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे है दोस्तों हारटोंग समिति 1929 ईस्वी। शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने 1929 ईस्वी में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। पहला, प्राथमिक शिक्षा पर बल, किंतु इसे अनिवार्य करने की निंदा की। दूसरा, ग्रामीण छात्रों के मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। नंबर 3, विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्हें ही दी जाए जो इसके योग्य हों। आगे है हारटोंग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब का पुनर्गठन हुआ। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब का पुनर्गठन हुआ। केब का पहली बार गठन 1920 ईस्वी में हुआ था, किंतु लॉर्ड इंचकेप की अध्यक्षता में गठित भारतीय छटनी समिति, ठीक है, छटनी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे 1923 ईस्वी में भंग कर दिया गया था। ठीक है, आगे है दोस्तों केब ने निरक्षरता विरोधी अभियान के तहत 1939 ईस्वी में डॉक्टर सैयद महमूद की अध्यक्षता में एक प्रौढ़ शिक्षा समिति नियुक्त की। आगे है मूल या बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना। 1937 ईस्वी में गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में शिक्षा पर लेख प्रकाशित किए और अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन की वर्धा योजना प्रस्तुत की।
इसका सुझाव जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जाकिर हुसैन समिति ने 2 दिसंबर 1937 ईस्वी को वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। आगे है, वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत यह था कि बच्चों को 7 साल तक मातृभाषा में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए तथा उन्हें हस्त उत्पादक कार्य करने चाहिए व व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह शिक्षा अहिंसक होनी चाहिए तथा इससे अध्यापकों के वेतन की पूर्ति भी होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण वर्धा योजना लागू नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। इसकी सिफारिशें हैं: पहला, देश में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। नंबर 2, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। नंबर 3, 11 से 17 वर्ष तक 6 वर्ष अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था की जाए। आगे नंबर 4 पॉइंट है, एकेडमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के विद्यालय हों। ठीक है, सार्जेंट योजना के अंतर्गत 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था। बाद में खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर 16 वर्ष कर दिया। आगे दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 ईस्वी। आज़ादी के बाद सरकार ने नवंबर 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देनी थी। अतः इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन। नंबर 2, प्रत्येक एकेडमिक सत्र में 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य हो। नंबर 3, उच्च शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो। नंबर 4 है, प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं। आगे है दोस्तों, 4 नंबर हो गया। आगे, राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का गठन किया गया तथा संसद के अधिनियम द्वारा 1956 ईस्वी में इसे स्वायत्त बनाया गया। UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं दोस्तों। पहला पुणे, दूसरा भोपाल, तीसरा कोलकाता, चौथा गुवाहाटी, पांचवा बेंगलुरु और छठवां दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, आगे है मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1952 ईस्वी, मुदालियर आयोग 1952 ईस्वी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 23 सितंबर 1952 ईस्वी को गठित इस आयोग के अध्यक्ष जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसने शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय का सुझाव दिया। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन एवं बहुउद्देशीय स्कूलों मल्टीपर्पज़ स्कूल्स की स्थापना की जाए। इसी के तहत 4 दिसंबर 1957 ईस्वी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन हुआ था। आगे है कोठारी आयोग 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी में क्षमा करिएगा दोस्तों, ठीक है, आँख झपक गया था।
सही पढ़ रहे थे। 1964 ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया। कोठारी आयोग ने 1966 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें समान विद्यालय मतलब कॉमन स्कूल प्रणाली एवं शिक्षा नीति की सिफारिश की गई थी। आगे है नई शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति NPE कोठारी आयोग की सिफारिश पर लागू की गई। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है सबके लिए शिक्षा था। ठीक है, आगे नवोदय विद्यालय का नई शिक्षा नीति के प्रावधान था। नई शिक्षा नीति में प्रावधान था। नई शिक्षा नीति को ब्लैक बोर्ड नीति तथा ग्रामीण शिक्षा नीति भी कहते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों विविध तथ्य। ठीक है, विविध तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि काफ़ी रात हो गया, हो सके तो सुबह भी होने वाला होगा, तो आँख थोड़ा सा जवाब दे रहा है दोस्तों। चलिए यहीं तक ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं इस वीडियो को लंबा करेंगे। यहीं विविध पढ़कर हो सके तो इसको फिनिश कर दे। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत ने 1906 ईस्वी में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। 1919 ईस्वी के एक्ट में शिक्षा राज्य सूची का विषय बना था। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। महाकाली पाठशाला की स्थापना कलकत्ता में माताजी तपस्विनी ने की थी। 1898 ईस्वी में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजी ने अपराध घोषित किया है। ठीक है, आगे है अध्यापक प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में नॉर्मन स्कूल की स्थापना हार्डिंग ने की थी। आगे है एडमस की तृतीय रिपोर्ट जो देशी शिक्षा की जांच संबंधित प्रथम गैर सरकारी रिपोर्ट थी का संबंध बंगाल से था। आगे है दोस्तों बनारस विश्वविद्यालय एवं श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय एक ही वर्ष 1916 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा उग्रवादियों की परियोजना थी। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख का अनुदान दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।